दोस्तों नमस्कार। इतना सीधा और तीखा हमला भारत की राजनीति में इससे पहले कभी हुआ नहीं होगा, जो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। सरकारों को तानाशाह कहना तो आम बात है, लेकिन तानाशाही के साथ इस देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करना और एक एक करके संसद के भीतर कानून बनाते हुए अपने हाथों में सब कुछ ले लेना, तो क्या यह चुनाव एक फ्रॉड चुनाव है? जिसका जिक्र आज खुले तौर पर राहुल गांधी ने यह कहकर कर दिया कि दरअसल सरकार चाहती है कि चुनाव फिक्स हो जाए और चुनाव कुछ ऐसा फिक्स हो जहां पर उसकी जीत चुनाव से पहले ही तय हो जाए। और चुनाव से पहले जीत तय हो तो इसकी एवज में जो भी अलग अलग संवैधानिक संस्थानों को करना है वो सभी एक साथ करेंगे, और वो ना करें इसके लिए संविधान में कानून बनाकर उनसे यह काम करवाया जा रहा है। तो क्या पहली बार भारत में चुनाव ऐलान के बाद विपक्ष की एकजुटता हो और एकजुटता से निकला हुआ एक सुर हो जो इस सरकार की उन तमाम मुश्किल हालातों को इस देश के सामने अब अलग अलग तरीके से नहीं बल्कि एक तरह से रखने को तैयार हो गया है? और राहुल गांधी चूंकि समूचे देश को नाप चुके हैं, तो उनके भीतर की जो आवाज है, क्या इस देश में घूमते वक्त उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया अब वही शब्द की शक्ल में सामने आने लगे हैं? दरअसल रामलीला मैदान के आज 3 मैसेज बहुत बड़े हैं। पहला मैसेज तो यही है कि अभी तक जो इंडिया बिखरा हुआ लग रहा था और लगता था कि वोट ट्रांसफर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होंगे, आज वो पूरी की पूरी रुकावटें लगा एक झटके में दूर हो गई है। दूसरी बात, अक्सर यह लगता था कि इंडिया के साथ जुड़े हुए जो छत्रप हैं वो घबराते हैं, वो डरते हैं और शायद इसीलिए खुले तौर पर वह बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आज रामलीला मैदान में सभी के सुर एक सरीखे थे, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि 2 मुख्यमंत्रियों को जब जेल में डाला जा चुका है तो दोनों की पत्नियां भी सामने आई और उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बातों को रखा, वो सवाल ये नहीं है कि इस दौर में वह दोनों नेता के तौर पर उभर रही है। सवाल यह है कि इस दौर में मौजूदा मोदी सरकार को अगर निशाने पर लेना है तो निशाने पर लेने के तरीके क्या होने चाहिए, अब शायद ये पाठ हर किसी को समझ में आ चुका है। और तीसरी बड़ी बात, यह चुनाव मोदी सत्ता हार रही है और ना हारे इसी के लिए समूचे चुनाव को फिक्स किया जा रहा है, जैसे एक वक्त क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती थी। सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, एम्पायर भी हमारे हिसाब से होगा, खिलाड़ी भी हमारे हिसाब से चलेगा, हम ही खेल कर रहे होंगे और हम ही रन बना रहे होंगे और उस रनों पर बंदिश भी हम ही लगाएंगे क्योंकि एम्पायर भी हम ही हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति भारत के चुनाव के मौके पर आ गई है? क्योंकि यह परिस्थिति खुले तौर पर आज राहुल गांधी ने यह कहकर उभार दी कि दरअसल सरकार का मकसद सत्ता में बने रहने का है और मकसद सत्ता में बने रहने के साथ साथ इस देश के संविधान को खत्म कर संविधान के जरिए जो हक इस देश में गरीबों को मिला है, जो किसानों को मिला है, जो मजदूरों को मिला है, यानी इस देश की समूची संपत्ति और संपत्ति से जुड़ा हुआ जो हक इस देश के नागरिकों को है, वह भी संविधान को खत्म करके छीना जा सकता है। क्योंकि यह सरकार अगर फिक्स नहीं करेगी तो यह चुनाव हार रही है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? तो फिक्स करने के तरीके क्या होंगे और क्या वाकई 180 सीट पर बीजेपी सिमट सकती है अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा हो? लेकिन सब कुछ सही तरीके से कैसे होगा, जिस बात का जिक्र आज राहुल गांधी ने खुले तौर पर किया। चुनाव आयोग में नियुक्ति आप करते हैं, इस देश की न्यायपालिका को आप डराते हैं, इस देश में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्रियों को जेल में आप डालते हैं, इस देश के भीतर में राजनीतिक दलों के बैंक खातों को बंद कर दिया जाता है, यानी फ्रीज कर दिया जाता है, जो आप करते हैं। तो फिर चुनाव और चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है, या वह भी इस मैच फिक्सिंग का हिस्सेदार है? इससे बड़ा आरोप
शायद इससे पहले कभी नहीं लगा होगा, जिस बात का जिक्र आज खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी ने किया। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में। राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें वह कई कदम और रामलीला मैदान के अपने भाषण को देते वक्त निकल गए। लेकिन अगर समूचे इंडिया के तमाम भाषणों को आज रामलीला मैदान के जरिए परखने की कोशिश कीजिएगा, जहां पर जन सैलाब आज उतर गया था जमीन पर, वहां पर जो 6-7 मुद्दे उभर कर आए और एक सुर में जब सब उसी बातों का जिक्र कर रहे थे, तो यह बात कहीं ज्यादा सामने उभर कर आने लगी कि दरअसल विपक्ष इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि चुनाव तो हो रहे हैं, उसे इन चुनावों में जाना भी है, लेकिन इस चुनाव को फिक्स करने की स्थिति में सरकार आ चुकी है क्योंकि उसकी गद्दी जा रही है। राजनीतिक तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कमोवेश हर किसी ने किया। इस देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हर नेता ने किया जो रामलीला मैदान में कह रहा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो वसूली हुई और बीजेपी जितनी बड़ी ताकत के साथ करप्शन को लेकर सिस्टम में तब्दील करते हुए आगे बढ़ गई, इसका जिक्र भी खुले तौर पर सबने किया। जो इनकम टैक्स के नोटिस और उसके बाद बैंक खातों को फ्रीज करना, वह भी चुनाव ऐलान के बाद, इन परिस्थितियों ने और बता दिया कि विपक्ष लड़े ही नहीं चुनाव, इस दिशा में सत्ता आकर खड़ी हो गई है। जो देश के मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हैं, उसमें चाहे महंगाई हो, जहां पर सामानों की बढ़ती हुई कीमतें हों, बेरोजगारी का जो आलम हो और उन सब के बीच असमानता जो सबसे ज्यादा है, और इन तमाम चीजों के बीच किसान और मजदूर के खिलाफ सरकार की नीतियां अगर चल रही होगी तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, इन 6-7 मुद्दों के इर्द गिर्द समूची रैली एक लकीर में रही और इसीलिए इस रैली के साथ साथ यह सवाल भी बड़ा हुआ कि हर राजनीतिक दल इससे पहले अपनी बातों को सामने रखता था और एकमुश्त एक साथ निकलकर सामने नहीं आता था, जो इस बार रामलीला मैदान में नहीं हुआ। सब एक साथ खड़े थे और राहुल गांधी ने जो 2 कदम आगे बढ़ाए, वह इस देश में चुनाव के परिणामों को लेकर चेता दिया कि दरअसल बीजेपी अगर मैच फिक्स नहीं करेगी तो उसको 180 सीट से ज्यादा जीत मिल नहीं सकती है, और अगर वो मैच फिक्स करके जीत जाती है तो वह जिस दिशा में कॉरपोरेट के आसरे, अपने रईस मित्रों के आसरे या इस देश की इकोनॉमी को अपने हाथों में रखकर अपने अनुकूल जो एकाधिकारवाद की परिस्थिति इस देश के भीतर तानाशाही के साथ उभर रही है, उस दिशा में वह आगे बढ़ने से हटेगी नहीं, और इसका भी खुला जिक्र रामलीला मैदान में ही हुआ। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है,
पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। तो क्या वाकई भारत में चुनाव सिर्फ चुनाव है जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने किया, और वही चुनाव आयोग सरकार और मौजूदा सत्ता उसकी गद्दी ना खिसके इस दिशा में वो काम कर रहा है? क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी अगर सरकार कर रही है और खुले तौर पर न्यायपालिका को भी वह चिता रही है, तो फिर मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज तो यह है कि जिन 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नी आज भाषण देने के लिए जब सामने आई, तो सवाल यह नहीं था कि वह जिस अंदाज में अपनी बात कहती उसमें वो सरकार से गुहार लगाती कि आप उन्हें छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं। चाहे वह सुनीता हो, चाहे वह कल्पना सोरेन हो, यानी सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल ये सरकार तानाशाही के मूड में है। दोनों ने एक सुर में कहा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। दोनों ने एक सुर में कहा कि जिस तरीके से जेल में डाला गया वह इस लोकतंत्र में संभव नहीं, तो क्या तानाशाही की परिस्थितियां इस देश के भीतर आ चुकी है? दरअसल रामलीला मैदान यूं भी परिचायक रहा है इस देश में राजनीतिक सत्ताओं को बदलने का, या फिर इस देश में राजनीतिक नारों को एक नई शक्ल में जनता से जोड़ने का। तो क्या जिन नारों का जिक्र रामलीला मैदान में आज तमाम नेता कर रहे थे, और यहां तक कि जेल में बंद मुख्यमंत्रियों की पत्नी भी कहने से चूकी नहीं, तो क्या यह मैसेज है कि इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, और यह एक ऐसा चुनाव है जिस दिशा में इस देश के लोगों को तय करना है? कुछ इसी अंदाज में हर कोई कह रहा था, और हमें लगता है पहले दोनों मुख्यमंत्रियों की पत्नियों की बात सुननी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। सवाल लोकतंत्र का हो या तानाशाही का हो, दोनों परिस्थितियों में चुनाव के वक्त चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और शायद यही वजह है कि पहली बार इंडिया गठबंधन एक साथ जब जुटा तो उसने 5 सूत्री कार्यक्रम भी अपना सामने रख दिया, और उसके हर कार्यक्रम के निशाने पर मौजूदा वक्त का चुनाव, उस चुनाव को फिक्स करके सत्ता का जीतने का मंसूबा, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर यह सब कुछ केंद्रित रखा गया। क्योंकि रामलीला मैदान के आखिर में जो भाषण प्रियंका गांधी ने दिया,
उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन के 5 सूत्र हैं और वो तमाम सूत्रों को देखिए तो पहला यही था कि चुनाव आयोग को हर राजनीतिक दल को एक बराबर खेलने की जमीन देनी चाहिए, यानी इस दौर में चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल को एक सरीखा नहीं मान रहा है। दूसरा सवाल था कि चुनाव आयोग जिस तरीके से आईटी और ईडी और सीबीआई की रेड हो रही है, वह भी नोटिफिकेशन के बाद, चुनाव के ऐलान के बाद, तो चुनाव आयोग को इसको रोकना चाहिए। यानी चुनाव आयोग ही कटघरे में है इस दौर में समूचे इंडिया गठबंधन के 5 सूत्री परिस्थितियों के बीच। जो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में डाले गए, उनकी तत्काल रिहाई की व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी चाहिए, क्योंकि तभी चुनाव लगेगा कि सब एक साथ लड़ रहे हैं। और यह सवाल बार बार उठा कि यह इसी वक्त क्यों, यह पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, इसी वक्त क्यों हुआ है। और चुनाव आयोग इसमें क्या भूमिका अपनाएगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो गले घोटे जा रहे हैं, जिसमें उनका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग इसे देखेगा या नहीं देखेगा। और पांचवा सवाल भी यही था कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड और उसकी पूरी वसूली का खेल सामने आया है, इसमें अब किसी भी हालत में चुनाव आयोग को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बननी चाहिए, और ये इस दौर में तो चुनाव आयोग को ही काम करना पड़ेगा। एक पूरी की पूरी लकीर पहली बार भारत के चुनाव को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर रही है जहां पर इस देश में लोग चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, या ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वह फिक्स किया जा चुका है। क्या ये रामलीला मैदान से निकली हुई आवाजों में अपने अपने तरीके से एक मैसेज और निकल कर आया, अगर एक व्यक्ति की सत्ता रहेगी तो फिर इस तरीके की परिस्थितियों से आप बचेंगे कैसे, और वह एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक दल को भी अपने अंदर समेट ले, तो राजनीतिक दल जो बीजेपी है उसके भीतर की डेमोक्रेसी भी अगर खत्म हो गई है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, तो आप जनता इस बातों को समझेगी या नहीं समझेगी। ऐसी भाषण और ऐसी स्थिति इससे पहले कभी होता नहीं था जो आज हुआ। सुनिए जरा। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है। नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। सिर्फ उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव ही नहीं जिन्हें आपने सुना, बल्कि उससे हटकर हर नेता ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने यहां पर 2 मैसेज बहुत साफ तौर पर दे दिए। पहला तो यही कि इस देश के भीतर में देश को खत्म करने की स्थितियां जो संघीय ढांचे के हिसाब से इस देश को देखा गया और संविधान के लिहाज से इस देश के नागरिकों को जो हक मिले हैं, इन दोनों को खत्म करने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसके बाद वह कोई ऐसी परिस्थिति चाहेगी नहीं जहां पर उसको लेकर कोई सवाल उठा सके। यानी सवाल भी बेमानी हो जाएं, सवाल भी ना उठे, ऐसी परिस्थिति क्या इस चुनाव के साथ जुड़ चुकी है। और दूसरी बड़ी बात
जो राजनीतिक तौर पर बड़ी मायने रखती है कि अगर चुनाव फिक्स नहीं हो रहा है तो क्या इस देश के भीतर में अगर वोटों का मैथमेटिक्स देखा जाए और जिस लिहाज से रामलीला मैदान में सभी एक साथ एक कतार में खड़े नजर आए और एक दूसरे को सहूलियत देते हुए इस एहसास को साथ लिए हुए थे कि कल अगर वह भी खड़े हो गए तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या ये डर और खौफ ने एक झटके में सभी को एकजुट ही नहीं किया बल्कि उनके अपने वोटरों को, वो चाहे जाति के आधार पर हो चाहे विचारधारा के तौर पर हो, मैसेज बहुत साफ तौर पर दे दिया कि दरअसल वोट ट्रांसफर अब आसान हो गया। यानी राजनीतिक तौर पर वोट ट्रांसफर जो मुश्किल होता था वो इस बार नहीं होगा। और 2019 को अगर परखिएगा तो लगभग 23 करोड़ वोटर बीजेपी के हिस्से में थे और विपक्ष जो इस वक्त इंडिया के तौर पर नजर आ रहा है उसके साथ तकरीबन 25 करोड़ वोटर थे। और शायद ये वो परिस्थिति है जिससे एक घबराहट इस दौर में दिल्ली की सत्ता को हो चली है कि विपक्ष की एकजुटता, तो विपक्ष को तोड़ने का प्लान इसीलिए किया गया, बैंक खाते इसीलिए सीज किए गए, मुख्यमंत्रियों को इसीलिए जेल में डाला गया, न्यायपालिका को भी साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि आप ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ मत खड़े होइए और कानून मत देखिए, इस देश की राष्ट्रीयता की भावना को देखिए। जहां पर इस देश की जनता ने हमें चुना है यानी मोदी सत्ता को चुना है तो उसके द्वारा लिया जाने वाला हर निर्णय इस देश के हक में है, ये मानकर चलिए और उसी रास्ते पर आपको निर्णय लेना होगा। क्या इस दिशा में न्यायपालिका को भी ले जाया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले जो इस देश के भीतर में हुआ है उसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी? जिन जगहों पर गठबंधन टूटा वहां पर राजनीतिक दलों को तोड़ने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी? जो करप्ट थे, अपराधी थे, राजनीतिक तौर पर जिनके साथ खड़े होने से हिचकती थी बीजेपी, उनकी भी जरूरत क्यों पड़ी अगर वो हामी भर रहे हैं? और इस दौर में देश के भीतर ऐसा माहौल किसने बना दिया जहां राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को लगने लगा कि मुश्किल हो जाएगी अगर अब आवाज नहीं उठाई तो क्या यह राजनीतिक ट्रेनिंग इस देश के भीतर में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल नए सिरे से रखने की स्थिति में आ गई है, जहां पर राहुल गांधी खुले तौर पर यह कहने से चूकते नहीं हैं कि अगर सत्ता में ये आ गए मैच फिक्स करके तो इस देश के भीतर में हिंसक परिस्थितियां पनप पड़ेगी, लोगों में टकराव शुरू हो जाएगा और यह देश तबाह हो जाएगा। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। और इस रामलीला मैदान से निकला हुआ आखिरी सवाल, अगर यह स्थिति इस देश के भीतर में चुनाव को लेकर बन चुकी है तो 2019 में 37% वोट बीजेपी को मिले थे, बाकी 63% वोट जो विपक्ष को मिले थे, उन वोटरों के जहन में अब कौन सा सवाल होगा? क्या उनके भीतर यह सवाल समा चुका होगा कि चुनाव आयोग मौजूदा सत्ता को जिताने के लिए काम कर रहा है? क्या उनके भीतर यह सवाल बड़ा हो चला होगा कि इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को लेकर वो लगातार सोचते रहे कि कानून और संविधान की भाषा के लिहाज से ही देश चलता है, वह भी क्या मटिया मेट तो नहीं हो रहा है? और इन परिस्थिति में सबके लिए एक बराबर तो दूर अगर पाइपलाइन पैसे की काट दी जाए जो कि अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों को फंडिंग होती है और अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं और वह भी एक तरफा खेल सत्ता खेल रही हो, तो इस देश के वोटर के जहन में क्या वो सवाल नहीं होगा जिस सवाल को सुनने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है? यानी चुनाव आयोग ही कटघरे में, यानी इस देश के भीतर में चुनाव ही फ्रॉड, यानी इस देश के भीतर में चुनाव की जीत हार सत्ता के अनुकूल रहे तो ही चुनाव, अन्यथा चुनाव नहीं। क्या ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है?
यह सवाल है जो रामलीला मैदान से निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।